बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था क्या कहते हैं ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, सारी अब उसी के ऊपर स्टोरी चलेगी हमारी। तो सारा कुछ वही है। केमिकल बॉन्ड स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ग्लू, गुड, शाबाश। मद बॉन्ड, ग्लू बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ना। मद बॉन्ड, मद के जरिए जोड़ना। ग्लू बॉन्ड, ग्लू के जरिए जोड़ना। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ आपको? केमिकल का मतलब यहाँ पे क्या है? याद रखना, केमिकल बॉन्ड मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ये बात अपने माइंड में बैठा लो। इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लास्ट टाइम याद नहीं, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन ने उसको गेन किया। तो वो जो था वो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही। अब वो इलेक्ट्रॉन के निकलने से और इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से एक बॉन्ड बन जाता है सोडियम और क्लोराइड के दरमियान। उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, ये लाजिम बात है, ये कशिश है दो एटमों के दरमियान, बिटवीन एटमों के दरमियान। ये क्या है? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन दैट होल्ड्स देम, जो उनको पकड़े रखती है, जो उनको इकट्ठे रखती है, टुगेदर, इकट्ठा रखती है। अल्लाह ताला ने जो है ना ये केमिकल बॉन्ड के अंदर बड़ी बरकत रखी है। तो एक हदीस भी मुझे याद आ गई, छोटी सुना के आगे चलते हैं कि एक दफ़ा ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, तो बाहर से एक ना शख्स गुजरा। तो अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो देखो कोई जन्नती है ना, तो अगर किसी ने जन्नती देखना है तो वो देखो शख्स जा रहा है। दूसरे दिन फिर वो शख्स गुजरा, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा कराम से फरमाया कि वो देखो जन्नती जा रहा है। तीसरे दिन फिर गुजरा तो फरमाया कि वो देखो बाहर जन्नती जा रहा है। तो बहरहाल फिर जब वो एक साहबी को बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार ये कौन सा ऐसा अमल करता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारतें दे रहे हैं। तो वो उठ के उसके पीछे गया, उसकी ना रूटीन लाइफ चेक की। तो चेक किया, कोई इतनी खास नहीं थी, वही काम करना, नमाज पढ़ लेना, बस, और कुछ भी इतना खास अमल नहीं था। उसने सोचा फिर ये रात को कोई ना कोई अमल करता है, तो क्यों ना मैं फिर रात को जाके क्या कहते हैं इसका देखूं उसके क्या माल है। तो रात को जब देखा गया तो उससे कहा कि मैं आप घर में मेहमान रहना चाहता हूँ। तो देखा गया तो उसके घर में मेहमान रहा। तो उसने रात को देखा उठ के कि क्या अमल करता है ऐसा, देखा वो माशाल्लाह सोया हुआ है आराम सुकून से। सुबह उठा, फजर के टाइम वो नमाज पढ़ी है। तो क्या वो सोचा कि शायद ये आज ना इसने अमल किया हो, शायद कल करे। तो उसने उससे दरख्वास्त की कि मैं ना एक रात और आपके पास रहना चाहता हूँ। कहता रह लो। तो अगली रात भी रहा तो कोई ऐसा अमल नहीं, तीसरी रात भी रहा तो कोई ऐसा अमल नहीं। फिर वो जाने लगा, तो जाने से पहले उसने ना बताया कि मैं आपके ना किसी वजह से आपके पास रहा हूँ, तो मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जन्नती हो। तो आप कौन सा ऐसा अमल करते हो कि जिस वजह से अल्लाह ताला ने आप बशारत दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे खास कोई अमल नहीं, महाम इतना है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो सबको माफ़ करके सोता हूँ। तो लिहाजा शायद ये अल्लाह ताला को मेरा अमल पसंद आया हो। सबको माफ़ करने का मतलब ये है कि देखो हमारे अजीज़ों कारब है, रिश्तेदार है, तो हम अपने अजीज़ों कारब से पूरा पूरा साल नहीं बोलते, उनको माफ़ ही नहीं करते। वो कहते इसने ऐसा किया था तो क्यों किया था, हमने तो छोड़ना नहीं, हमने बोलना नहीं पूरी ज़िंदगी। तो अल्लाह ताला को चीज़ बड़ी नापसंद है कि आप अपने रिश्तेदारियों को तोड़ो, बल्कि हमें चाहिए कि पहल करें। अल्लाह ताला उसको पसंद करता है जो पहल करता है, आगे बढ़ता है। तो लिहाजा कोशिश किया करो जब आप लोग माशाल्लाह इस एज में हो, अभी से अपने माइंड में चीज़ें रखो कि आपके जो रिलेटिव होंगे उनके साथ अपने कता ताल्लुक नहीं करना, बल्कि उनके साथ में रिश्ता जोड़ के रखना है। और ये लड़ाई इतनी बुरी चीज़ है कि आप अंदाज़ा करो कि जब ये सात जो 27वीं रात हम कहते हैं कि शब्बुल कदर है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाज़िल हुई तो बताने लगे थे, कन्फर्म बताने लगे थे कौन सी रात शब्द कदर होगी। लेकिन उसी दौरान मस्जिद में लड़ाई होगी सहाबा कराम की आपस में कुछ इस तरह की, तो वो उठा ली गई ऊपर, वो बरकतें उठा ली गई। इसका मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ से बरकतें उठा ली जाती हैं। तो बेटा ये जो केमिकल बॉन्ड है ये अपनी ज़िंदगी में भी लेकर आओ, ठीक है।
एक दूसरे को माफ किया करो, एक दूसरे का रिलेशन कायम किया करो, तोड़ा ना करो। बाकी ये स्टोरी तो सुनी हुई है, वो जो वो बाप था, चार पांच बेटे थे, कहा था सिंगल लकड़ी तोड़ो, फिर चार पांच इकट्ठी जोड़ी वो तोड़ो तो नहीं टूटती थी। यानी इकट्ठे रहने में बरकत है। तो बहरहाल मैं अब बात कहीं से कहीं निकल गई। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप एक फोर्स है दो एटमों के दरमियान जो उनको इकट्ठा रखती है, जुड़े रखती है। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख दो, कोई भी ऐसी चीज़, लकड़ी लिख दो, सोडियम क्लोराइड लिख दो, पानी लिख दो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, शुगर लिख दो, उसके अंदर केमिकल बॉन्ड के जरिए ही एलिमेंट जुड़े हुए हैं। आगे बात समझ यहाँ तक। तो एग्जाम्पल लाजमी देनी है, डेफिनेशन कभी कभार बोर्ड में आ जाती है, तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम हो गया है और इसमें कुछ सीखने को मिल गया आपको जर्नल लाइफ में। ये तो चलो ठीक है, साइंटिफिक लाइफ आप पढ़ रहे हो, आपकी जो सबसे अहम लाइफ है वो है आपके एथिक्स, एटिकेट्स। चलो उसका कोई ना कोई बात याद आती है, वो लाजमी इसके ऊपर अमल किया करो। अच्छा, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की आपकी 4 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और हमारी मेटालिक बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी हैं, लेकिन वो हम स्टडी करेंगे, वो फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, ये चारों हम स्टडी करेंगे और 1 बाय 1 करेंगे। तो आज हमने जो स्टडी करना है सिर्फ आयनिक बॉन्ड को स्टडी करना है। तो मेरे ख्याल से आयनिक बॉन्ड में कोई नई चीज़ नहीं है, मैं सारी कहानी आपको जो कल वाला लेक्चर मैंने दिया था सारी वही स्टोरी सुनाऊंगा। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होती है बाद बताऊंगा। कंप्लीट, अब ये इस पे गौर करो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तो गेन करता है। एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा मुकम्मल तौर पे गेन करता है। अब सारी कहानी कल वाली, सोडियम एटम लिया हमने, सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे लूज कर देता है और क्या बनाता है, सोडियम आयन। अब ये क्यों बन रहा है, ये अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर लिया हुआ सारा वही है, तो लिहाजा मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा इसको। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, गुड शाबाश। तो 11 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 होगा। ठीक है, 8 2 10 और 1 11 पूरे हो गए। अब वही बात, हमने इसका ऑक्टेट मुकम्मल करना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बेहतर है कि लूज कर दे, बजाय के 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 1 लूज कर दे, तो पीछे दूसरे ऑर्बिट में या एल शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, हमारा ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको देखो, सोडियम ये वाला, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0 चार्ज है, तो वो 0 चार्ज सोडियम के ऊपर है। अब क्या होगा कि 11 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन 10 और चार्ज 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, ये सारा मैंने डिटेल से बता दिया, इसलिए जरा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये +1 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है बोर्ड में, ये वाला बेशक जो नीचे शेल में बताया ना, ये ना लिखना, इसकी जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है। तो ये आपने लाजमी नीचे लिखना है कि जो आपके होते हैं सोडियम के नीचे सब शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ताकि उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। तो ये अपना आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला 3s1, ये क्या कर देगा, ये उसको लूज कर देगा। तो 1s2 2s2 2p6 रह जाएगा, एक जो 1s1 है वो लूज कर देगा, वो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी है, नियोन जैसी। ये आपने बोर्ड में लिखना है। सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो सोडियम +1 आ गया। अच्छा, इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम का, ये जाएगा क्लोरीन के पास। क्यों जाएगा, ये हमने वहां पे पढ़ा था, बैक गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये हमने पढ़ा था पहले। क्लोरीन वो वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl-1 आ जाएगा। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, गुड शाबाश। तो ये 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे में और तीसरे में 7 आएंगे, गुड शाबाश। तो अब क्या करना चाहिए कि ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है, तो बेहतर है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले बजाय कि ये 7 लूज करे। तो अब इसका वैसे चार्ज देखो, इस क्लोरीन एटम के ऊपर कितना होगा, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, टोटल चार्ज 0 है। ये अब आपको
अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, ये 7 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 आ जाएंगे। ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो गया इसका। यही कुछ हम चाहते थे। अब देखो अगर आप गौर करो, सोडियम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। वो क्यों? इलेक्ट्रॉन भी 18 हो गए और चार्ज कितना आ गया, -1 आ गया। क्लियर होगी बात यहां तक? तो यहां पे आप गौर करो, आपका जो है सोडियम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्लोरीन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, सोडियम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो सब शेल के लिहाज से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो ये सारी वही बातें नहीं चल रही हमने कल की हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होगी, आर्गोन के जैसी होगी। किसके जैसी होगी, 3p6 हो जाएगा तो ये हमारे आर्गोन के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ये बुक के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात लिखी हुई है उसने। अब देखो हमारा सोडियम पॉजिटिव था और क्लोराइड नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा एक फोर्स होती है। पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा, ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोर्ड में ये एमसीक्यू बहुत आता है कि आयनिक बॉन्ड के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये अच्छी तरह समझ लो, ये बोर्ड में एमसीक्यू आता ही आता है। ये 2 एमसीक्यू हैं जो बोर्ड में आयनिक बॉन्ड के आते हैं। एक तो ये आ गया कि कौन सी फोर्स होती है जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं। कौन सी फोर्स है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों रिएक्शन आपने लिखने हैं कि Na एटम था या मॉलिक्यूल था, क्लोरीन मॉलिक्यूल से मिलता है तो 2NaCl बनता है। और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के दरमियान हमेशा कौन सी होती है, इलेक्ट्रो। ये बोर्ड में एमसीक्यू बहुत आता है, इसलिए मैं इसको बारहा कह रहा हूं। ये आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। जब भी मैं आपसे कहीं पे भी पूछूं कि आयनिक बॉन्ड के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, रीजन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की रीजन क्या है जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब ये भी जो है ना आपका, ये भी बोर्ड में आपका एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है। ये मैं थ्योरी बाद में बताऊंगा, पहले समझो ये आता कैसे है। सबसे पहले सोचो कि आपका एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन। अब जो लूज करता है, लूज इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से कर सकता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो बड़ी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, जिस एटम का साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा कि गेन करेगा। ये वैसे 3rd चैप्टर में सारी स्टोरी मैंने बताई हुई है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जिसका साइज बड़ा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा। गुड, शाबाश। अच्छा, आपको पता है अगर हम बात करें पीरियड की, ये पीरियड जा रहा है जैसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, कम होता है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, ये वैसे पहले मैंने लिख भी दिया है, साइज डिक्रीज फ्रॉम, पीरियड में साइज कम होता है। अब आप बताओ मुझे कि जो लेफ्ट वाले होंगे, लिथियम या ब्रिलियम या सोडियम या मैग्नीशियम, इनका साइज क्या होगा लेफ्ट टू राइट, तो इनका बड़ा होगा, इसका उससे छोटा, इसका उससे छोटा, इसका उससे छोटा, इनका सबसे छोटा। इनका बड़ा होगा और इधर को जाते जाएंगे तो इनका, तो ये वाले होंगे इनका साइज छोटा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। यानी कि जो राइट साइड पे है इनका साइज छोटा होगा, जो लेफ्ट साइड पे इनका साइज बड़ा होगा। अब आप सोचो थोड़ा सा, ये जो लेफ्ट साइड पे है इनका साइज बड़ा होगा, तो ये मोस्टली क्या करेंगे,
आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। लार्ज साइज, इनका साइज बड़ा होगा, ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का साइज बड़ा होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लार्ज साइज है तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जिसका साइज बड़ा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि साइज बड़ा होने का मतलब होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। थर्ड चैप्टर अगर आपने नहीं समझ आ रही तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक समझ लेना दोबारा, तो उसमें अब मैंने सारा डिटेल से बहुत समझाया हुआ है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब आप सोचो, जिसका लार्ज साइज होगा वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और हमें चाहिए भी ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करे। और इधर साइज छोटा होगा और वो बड़ी ताकत से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो स्मॉल साइज होगा तो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आना नहीं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना। तो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बोर्ड में एमसीक्यूज क्या आता है, ये बड़ा समझने वाला है, ये क्रिटिकल है। बोर्ड में कहेगा कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, आयनिक बॉन्ड किस दरमियान बनते हैं, वो कहेगा जी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बनेगा इन दोनों के दरमियान, कैसे बनेगा? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है हमारी जो है ना, दो चीजों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। एक एटम जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, दूसरा जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो। तो अगर ये भी हाई हो आयोनाइजेशन एनर्जी और हाई ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो तो क्या बनेगा बॉन्ड? नहीं बनेगा। अगर वो यहां पे कहते हैं हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नहीं बनेगा। अगर वो कह देगा लो आयोनाइजेशन एनर्जी लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर वो कहे लो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फिर बनेगा। तो ये बड़ा ना सोच समझ करने वाला है। ये आपने यानी कि कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस इलेक्ट्रॉन देने वाले का साइज बड़ा होना चाहिए और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, और जो गेन करता बड़ी ताकत से खींचे तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए आपको थर्ड चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का जो टॉपिक्स है वो दोबारा देख लेना, लेकिन इसमें मैंने समझा दिया है कि बोर्ड में ये एमसीक्यूज आना है और ये आता है। दो एमसीक्यू आते हैं बोर्ड में आयनिक बॉन्ड के, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, और ये दो एमसीक्यू बोर्ड में बहुत आते हैं जो मैंने समझा दिए आपको। यहां तो कोई, अब ये आपको समझना आसान है। अब बताओ आयनिक बॉन्ड किन के दरमियान बनता है? फर्स्ट सेकंड ग्रुप के दरमियान, और इधर से आपका आई थिंक सो 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के दरमियान, सॉरी 15, 16, 17। इधर से आपके लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले होंगे, ये दो ग्रुप है, पहला दूसरा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बेइंग मेटल। मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे, ये लिखा भी हुआ है आगे मैंने, हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस की बात करता है सबसे बाहर वाले की, हमेशा मैं सबसे बाहर वाले ही ऑर्बिट की बात करनी है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी, सारी वही बातें नहीं कर रहा जो मैंने बताई हैं अभी। और इस साइड से ये वाले होंगे फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इस साइड से कौन से होंगे? नॉन मेटल्स 15 to 17, यानी 15, 16, 17। इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और इनकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, इस वजह से। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये एमसीक्यू तो आपने अच्छी तरह कर लेना है, और ये साथ रीजन लिखनी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो। यहां तो कोई बात पूछनी हो, सारे जो है ना आपने अब इसको अच्छी तरह देख लेना है, समझ लेना है। मैंने कोशिश किया कि आपको आपके लेवल के मुताबिक सारा समझा दूं ताकि मसला ना हो, ठीक है? इसको आप कम से कम इन रिएक्शंस को 5-5 दफ़ा लाजिम बनाओ। आप इसको बनाओगे तो आपको इजीली काफ़ी देर तक याद रह जाएगा, ठीक है? अब इसको पढ़ लो जरा 5 मिनट।